नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सपा से जुड़ी ये खबर है। सपा के 8 मेयर उम्मीदवारों में जातीय समीकरण पर फोकस किया गया है। 8 प्रत्याशियों की लिस्ट में 2 ब्राह्मण प्रत्याशी है। निषाद और कायस्थ जाति से एक प्रत्याशी, तो वहीं गुर्जर और कुर्मी जाति से एक उम्मीदवार भी है। मुस्लिम और दलित समाज के एक उम्मीदवार यहाँ पर है। गुर्जर और कुर्मी जाति से एक उम्मीदवार, निषाद और कायस्थ जाति से भी एक प्रत्याशियों को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। 8 प्रत्याशियों की लिस्ट में 2 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। सपा के 8 मेयर उम्मीदवारों में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान यहां पर रखा गया है, पूरा फोकस किया गया है। बीते दिन बैठक हुई थी। इस बैठक में जिस नामों पर चर्चा की गई वहां पर जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 8 प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी की गई। इनमें से 2 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। निषाद और कायस्थ जाति से एक प्रत्याशी भी मैदान में उतारे गए हैं। गुर्जर और कुर्मी जाति से एक उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं मुस्लिम और दलित समाज का भी पूरा ख्याल यहां पे समाजवादी पार्टी ने रखा है। मुस्लिम से भी एक, तो वहीं दलित समाज से भी एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। आपको बताते हैं वो नाम जो सपा की पहली लिस्ट में शामिल है। एक एक करके सभी नाम आपको बताते हैं। सपा के 8 मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। लखनऊ से वंदना मिश्रा, लखनऊ जो कि हॉट सीट है, यहां पर वंदना मिश्रा को टिकट दिया गया है। गोरखपुर से काजल इचाद को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव को टिकट दिया है। मेरठ से सीमा प्रधान को उतारा गया है। शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा उम्मीदवार है सपा की। अयोध्या में आशीष पांडे है, तो झांसी में रघुवीर चौधरी है। तो वहीं फिरोजाबाद की बात की जाए तो मशहूर फातिमा को यहां से टिकट दिया गया है। सपा के 8 मेयर पद के उम्मीदवार यहां पर ये नाम भी सामने आ चुके हैं। लखनऊ में वंदना मिश्रा, यहां से वंदना मिश्रा को उतारा गया है। तो वही बात की जाए आगे फिरोजाबाद की, यहां से मशहूर फातिमा को। अब हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं जिनसे एक ही सवाल होगा कि क्या जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर वाकई सपा ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। लखनऊ से यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरी जानकारी इस पर देंगे। प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वहीं मेरठ से संवाददाता सनुज शर्मा हमारे साथ बनेंगे। और पहला सवाल मेरा रहेगा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से कि क्या लखनऊ में भी यही जातिगत समीकरण पर फोकस किया गया है। वीरेश, देखिए, अगर जाति समीकरण की हम बात करें और जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट की बात करें तो इसमें हमें अखिलेश यादव का कंफ्यूजन ज़्यादा दिखता है। अखिलेश यादव की जो राजनीतिक शैली 2022 के चुनाव से पहले दिखाई दी, कभी वो ब्राह्मण पर भरोसा किए तो उन्होंने 3 पांडेयों को उतार दिया। मनोज पांडे, पवन पांडे, संतोष पांडे, ये सब फरसा लेके ये कौन मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, ये सब फरसा परशुराम लेके चल दिए थे। उसके बाद से फिर जैसे चुनाव खत्म हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद से उनको समझ में आया कि अति पिछड़ों की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, दलितों की राजनीति करके कुछ किया जा सकता है, तो उन्होंने दलितों की, काशीराम की मूर्ति का अनावरण शुरू कर दिया। उसके बाद से अति पिछड़ों की राजनीति शुरू कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा के रामचरितमानस का विवाद खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद से बंदर जयंती, हनुमान जयंती पर उनके जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कोई अंबेडकर नगर से बोल रहा है, जो रामचल राजभर के साथ रहने वाले लोग हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टेटमेंट आए उससे अखिलेश यादव नावाकिफ थे, उनको जानकारी नहीं थी। ये जो लिस्ट आई है उसमें फिर लखनऊ से मेयर वंदना मिश्रा का कहीं जिक्र नहीं था, कहीं नामो निशान नहीं था, कोई जान नहीं रहा था कि आखिर ये भी समाजवादी पार्टी की कब से नेता हो गई, कब से कार्यकर्ता हो गई इनको। और फिर अयोध्या की बात करें, वहां भी आशीष पांडे यानी 2 ब्राह्मण। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 30 से ज्यादा ही हो गया, 30 से ज्यादा परसेंटेज हो गया। तो 3 हो गए। प्रयागराज में भी आशीष श्रीवास्तव को दे दिया, तो 8 में 3 सामान्य, 8 में 3 अति पिछड़ों, मुसलमानों और दुनिया की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं। और जो लिस्ट आती है, जब चुनाव लड़ाने का समय आता है तो सारा कन्फ्यूजन समझ में नहीं आता कि आखिर अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार फार्मूला आदमी फेल होने लगता है तो नए नए ज्योतिषी के पास जाने लगता है, नए नए डॉक्टर्स के पास जाता है। एक गोली लेता है, वो फेल हो गया तो दूसरी गोली लेता है, फिर तीसरी गोली लेता है। अखिलेश यादव के साथ यही हो गया है। एक फार्मूला फेल हो रहा है, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला। नए प्रयोगों के लिए अखिलेश यादव जाने भी जाते हैं, प्रयोग उनके कभी सफल भी नहीं होते हैं, हमेशा उनको हार मिल रही है। और लगातार हार से पूरी तरीके से बौखलाए अखिलेश यादव ने ये नए नए प्रयोग शुरू कर दिए हैं। अब जब रामचरितमानस का विवाद खड़ा होता है, रामचरितमानस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी, इससे आपका नुकसान हो गया। दिल्ली में बैठे हुए लोग आकर समझाते हैं कि नुकसान हो गया, विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता आके समझाते हैं कि नुकसान हो गया। जब वो दिल्ली में केजरीवाल से मिलने जाते हैं, नीतीश कुमार
परिवार से मिलने जाते हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है। मुद्दों पर आएंगे और बात मुद्दों की भी होगी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव खुद भी नहीं समझ पाते होंगे कि वो आखिर करना क्या चाह रहे हैं, तो ऐसे में प्रयागराज में वो क्या करना चाहते हैं, वहां पर भी क्या जातिगत समीकरण पर फोकस किया गया है, जानने के लिए रुक करते हैं मोइन का। मोइन वहां पर मौजूद है। मोइन, ठीक है, फिलहाल मोहम्मद मोइन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है। यहां से हम रुक कर लेते हैं मेरठ में। संवाददाता सनुज शर्मा वहां पर बने हुए हैं। सनुज, क्या वहां मेरठ में भी जातिगत समीकरण पर फोकस किया गया है? हाँ, देखिए, फोकस तो किया गया है, टिकट की घोषणा भी कर दी है और सीमा प्रधान को चुनाव मैदान में अखिलेश यादव ने उतार भी दिया है। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं कैमरे पर तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बात यही कर रहे हैं कि आखिर कौन से समीकरण के हिसाब से यहाँ पर सीमा प्रधान को टिकट दिया गया है। आप ये देखिए कि मेरठ अगर शहर विधानसभा सीट की बात कर ले तो रफीक अंसारी यहाँ से विधायक है, अपनी पत्नी के लिए दावा कर रहे थे, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और किठौर विधानसभा सीट से विधायक है शाहिद मंजूर, वो भी समाजवादी पार्टी से आते हैं, और गठबंधन के साथ जो गुलाम मोहम्मद हैं वो सिवालखात से विधायक है। अब ऐसे में गठबंधन की जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि कोई ऐसा चेहरा सामने आ सकता है। एक तरीके से गठबंधन के 3 मुस्लिम विधायक हैं, और जब बात ये आती है कि समाजवादी पार्टी जब दावा करती है कि मुस्लिम उनके साथ है, लेकिन जब टिकट का बंटवारा किया जाता है तो जिस तरीके से मेरठ में दिखा कि सीमा प्रधान का नाम सामने एकदम निकल कर आ जाता है, वो शुरू से दावेदारों की लिस्ट में तो थी, लेकिन ये था कि कोई एक ऐसा चेहरा हो सकता है, कोई मुस्लिम कोई चेहरा भी बड़ा हो सकता है कि जिसके हिसाब से 2024 को साधा जाए, तो वहां सीमा प्रधान का नाम आ जाता है। इसको लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर घेराबंदी जरूर समाजवादी पार्टी की करेगी कि समाजवादी पार्टी दिखाना कुछ चाहती है, करती कुछ है, मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन मेरठ में सीमा प्रधान को यहां पर उतार दिया गया, जबकि तमाम जो बड़े मुस्लिम चेहरे और जो बड़े मुस्लिम नेता हैं उनको वहां पर दरकिनार कर दिया गया। जब अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, सरदरा से विधायक हैं, किसी और को भी टिकट दिया जा सकता था। ऐसी बातें खुद समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। भाई, घर में जो पति है वो विधायक है, पत्नी मेयर का चुनाव लड़ेगी, बाकी कार्यकर्ता बाकी नेता इतने लंबे समय से यहां पर ताकत झोंके हुए हैं, समाजवादी पार्टी का डंडा और झंडा उठाकर चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे में अचानक से सीमा प्रधान को यहां पर टिकट दे दिया जाता है। इसके पीछे का समीकरण शायद यहां के जो समाजवादी पार्टी के मेरठ के नेता विधायक कार्यकर्ता हैं उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपस में किसी बात को लेकर जातिगत समीकरण पर फोकस कर रही है अपना। यहाँ से प्रयागराज का रुख करते हैं, मोहम्मद मोइन बने हुए हैं हमारे साथ। मोहम्मद मोइन, लखनऊ में भी यही देखा जा रहा है, मेरठ में भी यही कि अखिलेश यादव जातिगत समीकरण पर फोकस कर रही हैं। अब वहां पर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? प्रयागराज में भी क्या कुछ ऐसा ही हाल है क्या? मोहम्मद, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, रुक करेंगे मोइन का एक बार फिर से, लेकिन जब फिलहाल हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क इश्यू कुछ हो रहे हैं। एक बार रुक कर लेते हैं लखनऊ का। वीरेश पांडे वहां पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप जिक्र कर रहे थे मुद्दों का कि किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के भी अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी चल रही है। आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा वीरेश। बात कर रहे हैं 8 लोगों की लिस्ट में एक दलित है, झांसी वो रिजर्व्ड है। अगर हम बात करें मेरठ की, 5 लाख से ज्यादा वहां मुसलमान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इमरान मसूद जो यहीं से परित्यक्त हैं, उनको हटाया गया है, उस इमरान मसूद के सहारे मुस्लिम समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। उसी मेरठ में अल्पसंख्यक समुदाय को पिछली बार जिता चुकी है बसपा, और ऐसे में जो गणित साधने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एमवाई समीकरण की बात करने वाली जो समाजवादी पार्टी है, उसमें एम का जो सबसे बड़ा फैक्टर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी नाराजगी की खबर आ रही है अल्पसंख्यक समुदाय के बीच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी अल्पसंख्यक राजनीति करती है, और ऐसे में इमरान मसूद जो बड़े नेता माने जाते हैं, उनके जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश में लगी हुई। देखिए, 2017 की आपने बात की, तब नगर निगम बसपा ने जीत ली थी, बीजेपी भी नहीं जीत पाई थी इसी अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे। 2022 में अगर समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया
तो अल्पसंख्यक वोट उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, 32% वोट मिला। पर उस सीट पर आप देखिए ओबीसी कैंडिडेट को उतार दिया, अतुल प्रधान उनकी पत्नी को वहाँ पर मेयर कैंडिडेट बना दिया है। तो अब आप देखिए जो सीट जहाँ पर एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई जहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा है वहाँ उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, अब वहाँ उस सीट पर उससे पहले यहाँ समाजवादी पार्टी का जब बैठक हुई इसमें भी सुनने में तो यही आ रहा है कि बड़ी हंगामे हैं। मतलब मेरठ में तीन मुसलमान विधायक हैं, तीन मुसलमान समाज, 4 में से 3 मुसलमान विधायक हैं मेरठ में, और वहां पर दिया जाता है गुजर समुदाय। ठीक है वीरेश, आपके पास लौटती हूँ। हम एक बार फिर से हमारे साथ मोइन जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मोइन, यहाँ पर लखनऊ की जानकारी वीरेश हमें दे रहे हैं, मेरठ की जानकारी दे रहे हैं। मेरठ में तो ये हाल है कि तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है समाजवादी पार्टी के अंदर ही। प्रयागराज में क्या आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या वहां पर भी जातिगत समीकरण पर फोकस किया जा रहा है? देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ये उम्मीद जता रहे थे कि पार्टी जो है किसी पिछड़े वर्ग के नेता पर दांव लगाएगी, उसे उम्मीदवार बनाएगी। और इसमें सबसे पहला नाम था पूर्व सांसद धर्मराज पटेल का। उन्होंने बाकायदा चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन कल जो रात को लिस्ट आई है उसमें चौंकाने वाला नाम सामने आया है, अजय श्रीवास्तव का आया है। अजय श्रीवास्तव कायस्थ बिरादरी के हैं, पिछले 20 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, 2002 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, कायस्थ वोटरों पर उनकी अच्छी पकड़ भी है। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता ये उम्मीद कर रहे थे कि MY समीकरण के साथ साथ यानी मुस्लिम और यादव के साथ साथ किसी कुर्मी बिरादरी के नेता को टिकट दिया जाएगा या किसी दूसरे निषाद बिरादरी के नेता को टिकट दिया जाएगा तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता। दरअसल कायस्थ बिरादरी के अजय श्रीवास्तव जरूर हैं, मजबूत हैं, तेज तर्रार हैं, लेकिन आमतौर पर अगर हम बात करें तो जो कायस्थ बिरादरी के लोग होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब होते हैं और क्या कहते हैं वो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर कहे जाते हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार बनाए गए हैं अजय श्रीवास्तव, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से कायस्थ वोटरों को अपने पाले में ले आ पाते हैं। क्योंकि अगर हम प्रयागराज शहर की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कायस्थ बिरादरी के सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक हैं, इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक हैं, इसके साथ साथ वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो डॉक्टर KP श्रीवास्तव MLC है, ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व में मेयर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और अजय श्रीवास्तव दोनों के सामने इस बात की चुनौती होगी कि जो वोट बैंक है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और इतना बढ़ाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सके। तो एक बड़ी चुनौती समाजवादी का यहाँ पर प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया मोइन हम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आप दोनों मेरे साथ बनी रहिएगा। वीरेश आप मेरे साथ बनी रहिएगा। तनुज आप भी आपके पास लौटूंगी एक बार फिर से। इस वक्त खबर सामने आ रही है, आपके पास लौट रही हूँ। शाहजहांपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। महापौर के लिए चुनाव में भाजपा की 3 मंत्रियों की साख दांव पर है। शाहजहांपुर में पहली बार हो रहा है महापौर और पार्षद पद के चुनाव। ऐसे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद और सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर की साख दांव पर बनी हुई है। ये तीनों मंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पर इनका दबदबा है। लेकिन शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद में बीते 4 बार से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2017 में भी देखा गया था सपा की जहां आरा इसकी यहाँ पर पालिका अध्यक्ष बनी थी। हालांकि चुनाव के 5 महीने बाद ही नगर निगम का गठन होने से यहाँ पर पालिका बोर्ड का भंग कर दिया गया था। फिर भी यहाँ पर सपा का दबदबा लगातार यहाँ देखा जा रहा है, इसलिए इसे जीतना तीनों मंत्रियों के लिए बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। शाहजहांपुर की पहली जंग, पहली बार महापौर और पार्षद का चुनाव हो रहा है। ऐसे में नगर पालिका परिषद में 4 बार से सपा का कब्जा यहाँ पर रखा है। 2017 से ही सपा की जहां आरा पालिका अध्यक्ष बनी थी। पहली बार महापौर के चुनाव से लिए यहाँ पर भाजपा के लिए चुनौतियां बनी हुई है। शाहजहांपुर क्षेत्र में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की पकड़ बताई जा रही है, बड़ी है वहां पर। ऐसे में PWD मंत्री जितिन प्रसाद का यह अपना क्षेत्र है। सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर के लिए भी चुनौती यहां पर बनी हुई है। सपा के गढ़ में जीत हासिल करना तीनों मंत्रियों के लिए चुनौती यहां पर है। शाहजहांपुर नगर निगम में 3,26,000 मतदाता है। सबसे ज्यादा 1 लाख मतदाता मुस्लिम समाज से यहां आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वोट दलितों का है। यहां पर नगर निगम में 70,000 से अधिक दलित यहां पर है और तीसरे नंबर पर 7,000 के आसपास वैश्य मतदाता यहां पर है। सबसे ज्यादा 1 लाख मतदाता मुस्लिम समाज से यहां पर आते हैं। कुल अगर मतदाताओं की बात की जाए यहाँ पर तकरीबन 3,26,000 है। ऐसे में अब तीनों मंत्रियों के लिए बड़ी चुनौती। वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं, यूपी ब्यूरो चीफ हमारे।
वीरेश, शाहजहांपुर नया नगर निगम ये बना है, यहाँ पर अब 3 मंत्रियां जो कि इसी क्षेत्र से आते हैं, अब इनके लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है, इनके लिए बड़ा साख का सवाल यहाँ बन गया है। देखिए, साख का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो तीनों वरिष्ठ नेता हैं और अपने अपने विधा के ये माहिर माने जाते हैं और योगी सरकार में उनकी बड़ी भूमिका है। चाहे अगर संगठन के लिहाज से करें तो जेपीएस राठौर सबसे बड़े धुरंधर माने जाते हैं, ब्राह्मणों को वोट खींचना हो तो जितिन प्रसाद बड़े महारथी माने जाते हैं और सरकार के सबसे बड़े महारथी मंत्री के तौर पर, सबसे ज़्यादा आदरणीय मंत्री के तौर पर सुरेश खन्ना, जो हनुमान की तरह से हम कह सकते हैं उम्र में बड़े हैं योगी आदित्यनाथ के, लेकिन उनकी तरह वो खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के सामने चुनौती है उस सीट को जीतना है, क्योंकि राम मूर्ति वर्मा की बहू जो पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी से रहे हैं और उनकी जो पकड़ है उस इलाके में बहुत ज़्यादा है। उनकी बहू को वहाँ से समाजवादी पार्टी ने उतारा है, बहुत कठिन चुनौती है। और जिस तरीके से वहाँ दलित और मुस्लिम और पिछड़ों का जो समीकरण है जाति, उस लिहाज से समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट उठाया। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, हम लोग बात कर रहे थे कि राम मूर्ति वर्मा की बहू को उतारा है, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है अखिलेश यादव ने जो दिया है वहां पर, और ऐसे में तीनों मंत्रियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने है। देखिए बिल्कुल, और शाहजहांपुर के बारे में ये कहा जाता था, अब तो खैर नगर निगम है, वो पहली बार चुनाव होगा, लेकिन जब नगर पालिका थे तो वहाँ जीतते थे सपा से तनवीर और बीजेपी से विधायक बनते थे सुरेश खन्ना। ये हमेशा होता रहा, 1 चुनाव 2 चुनाव 3 चुनाव, यही सिस्टम चलता रहा। पर इस बार वो सीट रिजर्व हो गई ओबीसी महिला के लिए। तो राम मूर्ति वर्मा की पुत्रवधू पर समाजवादी पार्टी ने दाव लगाया। 2017 में भी जब नगर पालिका थी वो, तब भी सपा जीती थी, फिर वो नगर निगम बन गया तो वो कैंसिल हो गया था और फिर तब से वो कंटिन्यूअस नगर निगम है बना है। तीनों धुरंधर जो हैं योगी जी के संगठन के, और जो ब्राह्मण वोट खींचने के लिए जितिन प्रसाद को लगाया गया है जो कांग्रेस से आए हुए हैं, इनके सामने तो एक बड़ी चुनौती है। अगर नहीं जीत पाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे आप? देखिए बिल्कुल चुनौती है, और इसीलिए भले ही लखनऊ का प्रभार हो सुरेश खन्ना के पास, लेकिन उनका सारा फोकस शाहजहांपुर है। आपने देखा होगा 2019 के भी लोकसभा चुनाव में किस तरह से मंत्री रही, उनका टिकट कट गया और टिकट किसको मिला? अरुण सागर को। यानी कि सुरेश खन्ना की वहाँ पर ज़्यादा चल रही थी। पर जेपीएस राठौर इतना इन्वॉल्वमेंट शाहजहांपुर में नहीं रखते। चुनाव प्रबंधन की कमान रहती तो पूरे प्रदेश की वो जिम्मेदारी देखते, अपने ज़िले में नहीं रखते। हाँ, आप जितिन प्रसाद भी हैं, तो कैसे तीनों लोग बैठेंगे, सामंजस्य बनाएंगे? क्योंकि देखिए जो बड़ा नेता होता है उसके तीनों में पटती नहीं है, तीनों की अपनी अपनी धारा है, विचारधारा है। जेपीएस राठौर की सुरेश खन्ना से नहीं पड़ती, सुरेश खन्ना की जेपीएस राठौर से नहीं पड़ती, और जितिन प्रसाद बाहरी हैं, बाहरी से जब वो अंदर आए हैं तो उनकी स्वीकार्यता अभी बनी नहीं है। और इसको लेकर सुरेश खन्ना, जेपीएस राठौर कभी कभी जितिन के खिलाफ भी हो जाते हैं, कभी उनके साथ भी हो जाते हैं। तो एक आपस में तिकड़ी जो है, आपस में समन्वय भी नहीं है, न जितिन में है, न जेपीएस राठौर में है, न सुरेश खन्ना में है। सुरेश खन्ना और जेपीएस राठौर की राजनीति जो शाहजहांपुर से जानते हैं, उनको पता है कि आपस में उनकी नहीं पड़ती है, विभिन्न विषयों पर नहीं पड़ती है। सुरेश खन्ना निर्विवाद रूप से शाहजहांपुर के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जमीनी नेता हैं, और इतनी बार जीते हैं वो चुनाव में, 9 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। वोट नहीं है, उनकी बिरादरी का वोट भी नहीं, 20,000 वोट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वो पकड़ रखते हैं। और सरकार में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले मंत्री अगर कोई है, अगर डिप्टी सीएम नहीं है सुरेश खन्ना, उसके बावजूद यानी कि सपा का गढ़ तो है, लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी यहाँ पर कर रही है, हर रणनीति के साथ यहाँ पर उतरेगी। वीरेश बहुत हमारे साथ जी 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 वीरेश जी। मनोज पांडे जी जरा आ जाइए। मनोज पांडे, बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास और बड़ी जिम्मेदारी पाने वाले। आइए मनोज जी, जरा क्रिस्टा का ढक्कन छोड़िए, आइए, आप जनता देखना चाहती है, बड़ी जिम्मेदारी आप लिए हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। हम लोग बात कर रहे थे कि जब चुनाव 22 का था, उसके पहले फरसा वाले कई पांडे आ गए थे, मनोज पांडे, पवन पांडे, संतोष पांडे, अभिषेक मिश्रा, सब फरसा लेके निकले थे। बीच में रामचरितमानस का वो स्वामी प्रसाद मौर्य जब आ गए थे तो नया विवाद खड़ा हो गया था। कहाँ से? वो बसपा से आए आपके ज़िले में। आप लोगों की भी पटती नहीं है, एक दूसरे पे मंच पे नहीं जाते हैं। पार्टी कैसे चलेगी और क्या होगा? ये निकाय चुनाव में पिछली बार भी समीकरण ठीक नहीं था, इस बार क्या होगा? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि आप लड़ाई कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो भी चुनाव हम सबके सामने होते हैं, उस चुनाव को चुनौती मान करके लड़ता है। और अन्य दलों में और इस दल में यही अंतर है कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है और लोकतांत्रिक ढंग से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुनती है और उस पर निर्णय करने का काम करती है। और जहाँ तक देखिए लोकल बॉडी का सवाल है, आज सवाल तो ये होना चाहिए कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आरक्षण में गड़बड़ियाँ क्यों हुई?
ऐसा क्यों हुआ कि मंडल मंडल के जिलों में कोई आरक्षण दिया ही नहीं? सवाल तो ये भी होना चाहिए, सवाल तो ये भी होना चाहिए कि जब 17 में बुरी तरीके से निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी हारी तो वो कैसे जीतेगी जब अल्पसंख्यक वोटों की बात करती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी मेरठ जैसी सीट पर वहाँ पर भी आपने अगर ओबीसी को दिया है टिकट, और इमरान मसूद आपके मुकाबिल वहाँ पे बसपा के लिए एक तरीके से खेवनहार बने हुए हैं, तो अल्पसंख्यकों में बेहद नाराजगी है वहाँ पे। नहीं, देखिए सवाल और कुछ नहीं है। सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश की जो नगरीय क्षेत्र की जनता है, जिसकी संख्या लगभग 12 करोड़ 75 लाख है, आज वो किस तरीके से जीवन जी रही है। नालियां बजबजा रही हैं, सीवरेज भ्रष्ट हो गया है। देगी एक सवाल ये है कि आप सबसे बड़े ब्राह्मण फेस हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के, वंदना मिश्रा को जानते थे यार? देखिए तो नहीं जानते थे, ये कम से कम 20 साल से ये कर रहे हैं। देखिए वंदना मिश्रा लखनऊ से मेयर की कैंडिडेट बनी है। अब कहा जा रहा है, सोर्सेज से खबर आ रही है कि शरद पवार जी ने अखिलेश यादव जी को फोन किया और उनके पति वंदना मिश्रा के पति रमेश दीक्षित लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट राजनीति शास्त्र के और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वंदना मिश्रा के, और एनसीपी शरद पवार से बेहद करीबी। तो अखिलेश जी के पास शरद पवार जी का फोन आ गया, वंदना मिश्रा आके बीच में कूद गई और जो मूल काडर के प्रत्याशी हैं, आपके कैंडिडेट हैं, जो साइकिल चल रहे हैं, उनकी अवहेलना होती है। देखिए नीचे आज समस्याएं हैं, संकट है, लोग बजबजाती हुई नालियों में चलने के लिए आज मजबूर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। भी कुछ सवाल आप पार्टी के अंदर क्या संकट है उस पर नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन निकाय में क्या समस्या है ये तो ठीक है, ये आप जब जाएंगे वोट मांगने तो आप बताएंगे। क्या पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए सवाल पार्टी के अंदर जो है वो पार्टी का विषय है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, पार्टी के अंदर हम ठीक कर लेंगे। आज आप क्या अच्छी सड़कों पर चल रहे हैं? आज जो आप टैक्सेस दे रहे हैं एसेंशियल सेवाओं के बदले में, क्या आपको सुविधाएं देने का काम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें कर रही हैं? आज क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की 109 नगर पंचायतों में आज वहाँ वेतन नहीं बढ़ पा रहा है? इसको देखने का काम किसको है? विपक्ष को है कि सत्ता पक्ष के लोगों को है? और मैं फिर ये कहना चाहता हूं, आप पे भरोसा ही नहीं कर रही है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन सत्ता में रहने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि जिस चीज के लिए वो चुन करके आए हैं, जनता को मूलभूत सुविधाएं देने का काम करें। कितने नगर निगम जीतेंगे? कितने जीतेंगे? 17 में से 17 में 17 कुछ छोड़ेंगे नहीं। भाजपा से भी आगे चले गए, वो 80 में 80 जीत रहे हैं, 760 में से 700 का लक्ष्य बना लिए हैं। आप 17 में वो 17 जीतना चाहते हैं, उनके लिए नहीं कुछ छोड़ेंगे? देखिए लक्ष्य निर्धारण करना और सपना देखना, जो व्यक्ति के अंदर सांसें चल रही हैं वो सबको अधिकार हो। समाजवादी पार्टी तो ऐसे संघर्षों की पार्टी है, किसने अपने लक्ष्य को पाया। आप ये क्यों भूल जाते हैं? इसी उत्तर प्रदेश में 39 सीट समाजवादी पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में देने कि ये जो सपना आप 17 का 17 देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं कि आंख बंद करके नींद में देख रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ सूर्य आपके सामने है और हमने सपने देखे नहीं, सपने पूरे किए हैं। 39 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यहीं से। निगम में कब आपका कब्जा रहा है, बताइए कितने सीटों पर कब्जा रहा है? कहाँ कब्जा पहले नहीं था और कहाँ अब कब्जा होगा, ये परिवर्तन। विधानसभा की बात करेंगे तो 27 में विधानसभा की बात करेंगे, लोकसभा की बात 24 में करेंगे, अभी सर पे निकाय चुनाव है उसकी बात किया जाए। कभी आप जीते हैं 17, 14, 15 कभी सीट जीते हैं? आपको ये भी उन लोगों से पूछना चाहिए जो इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 46 सीटें थी, लेकिन 324 भी उनको लोकतंत्र में जनमत ने देने का काम किया। हमें भी 227 बहुमत देने का काम किया। हम ठीक है कि 111 सीटें हम पाए। एक सवाल हमारा चैनल पूछना चाहता है कि अखिलेश यादव जी कंफ्यूजन में अखिलेश क्या कर रहे हैं? क्योंकि कभी वो परशुराम की बात करते हैं, कभी फरसे की बात करते हैं, कभी वो रामचरितमानस बोलने वालों को आगे बढ़ाते हैं, कभी हनुमान जयंती को बंदर जयंती कहने वालों को आगे बढ़ा देते हैं, कभी काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण करते हैं। वहाँ जो है माननीय मनोज पांडे जी साक्षात हमारे साथ खड़े हैं, वहाँ वो नहीं जाते हैं, आपस में आकर अपनी जो बात है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखते हैं। कभी वो महू जाते हैं, कभी दलित की बात करते हैं तो लिस्ट जो 8 आती है उसमें एक आरक्षित सीट है, झांसी की सिर्फ एक सीट दी जाती है। तो ये कन्फ्यूजन में आपके अध्यक्ष जी क्यों? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारी निगाहें समाजवादी पार्टी की खेत में खड़े हुए उस किसान की ओर है जो अपने उत्पादन का मूल्य नहीं पा रहा। हमारी निगाहें उन बेरोजगार नौजवानों के ऊपर हैं जो आज अपनी डिग्रियों को लेकर के सड़क पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी नज़र महंगाई पर है, जिस महंगाई की आज वितृष्णा को आज गरीब आदमी झेल नहीं पा रहा और आत्महत्या की ओर जा रहा है। और समाजवादी पार्टी चुनाव में कितना
देखिए ये तो सुन के हम लोग भी, ये अनुभव शुक्ला को भी आदत पड़ गई है, हम लोग भी बहुत आराम से बोलते हैं कि दलित, मजलूम, वंचित, किसान, अकलियत, गरीब, शोषित, वंचित, इतना हम लोग सीख गए ना आप लोगों से सुन के। और हर भाषण यही बोलेंगे तो जनता जो हमारी गठबंधन की गांठ भी खुल गई है, वो कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी जो बची खुची एक थी, जो पल्लवी पटेल, उन्होंने अपने पार्षद प्रत्याशी खड़ा समाजवादी कर पार्टी दिया यहाँ है। पर हर दाव खेलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये दाव कितना सटीक बैठेगा ये तो परिणाम ही बताएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वीरेश, वहां से तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। अनुभव शुक्ला उनके साथ वहां पर मौजूद रहे, ग्राउंड पे क्या हालात है वो हमें बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।